अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कुतुब नुमा के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। कल के प्रोग्राम में मैंने गुजारिश की थी कि इस दफ़ा जो इंतखाब है वो हमने बाउंड्री कमीशन में जो चॉइस ज़फ़रुल्लाह खान साहब जब पेश हुए थे पाकिस्तान की तरफ से कायद-ए-आज़म की हिदायत पे, तो उसके ऊपर चूँकि मुस्तकिल हम सुनते रहते हैं, कभी कहीं से कभी किसी कॉर्नर से, और बिल्कुल बेखबर और एक एस्टेब्लिश्ड किस्म की जहालत के साथ जॉय साहब के उन खिदमात के ऊपर बयानबाजियाँ की जाती हैं। ये किताब छपे हुए भी अरसा कई दहाइयाँ इस पर गुज़र चुकी हैं। जॉय साहब की वफ़ात को भी कई दहाइयाँ गुज़र चुकी हैं। बहुत से उसके बाद भी राइटर्स पैदा हुए, कुछ बहुत से जो मशाहीर थे उनकी ज़िंदगी में ये किताब छप के उन तक पहुँच भी चुकी थी, ये मौजूद थी और मुस्तनद दस्तावेज़ मानी जाती है। तो इसमें ख़ुद जॉय साहब के अपने अल्फाज में जैसा कि है, और जैसे मैंने कल किसी प्रोग्राम में गुजारिश भी की थी कि एक मौलवी ने खामखा अदालत में किसी और केस में बयान देते हुए जस्टिस मुनीर के सामने भी कहा कि जी वो उन्होंने पाकिस्तान के मफाद के साथ गद्दारी की थी ज़फ़रुल्लाह खान ने, तो उस पर उन्होंने कहा था कि अब अगर तुमने दूसरी दफ़ा अंडर ओथ ये बात कही तो तुम्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा झूठ बोलने पे, अदालत के सामने हलफ दे के झूठ बोलने पे, क्योंकि मैं ख़ुद उस कमीशन का मेंबर था। जस्टिस मुनीर का ये कहना था। तो आज मैंने वो सिलेक्ट किया है उसमें से कि ये तफसील जो है वो जस्ता जस्ता अर्ज़ कर दी जाए। बहुत से लोग हैं जिनको अगर रेफरेंस मिल भी जाए तो वो किताब ढूंढना, फिर उस तक पहुंचना, फिर उसको बैठ के पढ़ना, पढ़ के उसको सोचना, ये सारा मुश्किल लगता है। लेकिन चलें, अब जो ज़माना है, जिस तरह का रिवाज है कि आते जाते कोई क्लिप्स की सूरत में, कोई वीडियोज़ की सूरत में, कुछ ऑडियोज़ की सूरत में पैगाम या बात या तफसील जो है वो किसी मुस्तनद माखज़ से पहुँचती रहे, तो ये भी गनीमत है। तो हमने आज तहदीस नेमत जो ज़फ़रुल्लाह खान साहब की ख़ुद नवेश सवाने उम्री, उसमें से उस मुतल्लिका हिस्से का इंतखाब किया है। कोशिश करते हैं कि वो एक ही गो में मुकम्मल हो जाए, लेकिन अगर ज़्यादा प्रोग्राम के हवाले से, उसके टाइम के हवाले से तवालत हो रही हुई तो फिर इसको 2 हिस्सों में कर लिया जाएगा, लेकिन दोनों कॉन्सेक्टिव हिस्से आगे पीछे दे के पार्ट 2 करके तो इसको पूरा करते हैं। लेकिन ये मैं चाहता था कि ये पेश कर दिया जाए ताकि बहुत से शरीफ तबा और गैर जानबदार किस्म के लोग भी होते हैं, वो फ़िक्रे से, बात से, टोन से, उस हवाले की तफसील से और उसके इर्द गिर्द के माहौल से मैच करके समझ जाते हैं कि झूठ क्या बोला जा रहा है और जिसके ख़िलाफ़ बोला जा रहा है वो ख़ुद किस तहज़ीब और करैक्टर और दयानत और सच के साथ वफ़ा करने वाली कदरों का हामी था। पेश कर देता हूँ, तमहीद लंबी हो रही है। सफ़र नंबर है 510 और ये जो भी उस वक्त का एडिशन था तहदीस नेमत का, उसमें से मैं सुना रहा हूँ आपको। मैं नवाब साहब के इरशाद की तामील में सफ़र इंग्लिस्तान के लिए तैयार हुआ तो दिल्ली से पैगाम आया कि कायद-ए-आज़म ने तलब फरमाया है। मैं उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ तो उन्होंने फरमाया कि पंजाब में जो कमीशन हदबंदी के लिए कायम किया जाने वाला है उसके सामने मुस्लिम लीग की तरफ से वकालत की ज़िम्मेदारी हम तुम्हारे सुपुर्द करना चाहते हैं, कायद-ए-आज़म फरमा रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया मैं हाज़िर हूँ, लेकिन नवाब साहब नवाब ऑफ भोपाल थे। उनके इरशाद के मातहत मैं आज़म इंग्लिस्तान होने वाला हूँ। मुझे मालूम नहीं कमीशन की कार्रवाई कब शुरू होगी और मुझे तैयारी के लिए कितना वक्त मिलेगा। कायद-ए-आज़म, तुम इंग्लिस्तान में कितना अरसा ठहरोगे? ज़फ़रुल्लाह खान, मेरा अंदाज़ा तो 15 दिन का है। कायद-ए-आज़म, फिर कोई फ़िक्र नहीं, कमीशन की कार्रवाई के शुरू होने में अभी खासी देर है, अभी तो कोई एम्पायर भी मुकर्रर नहीं हुआ। ज़फ़रुल्लाह खान, एम्पायर के मुतालिक मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें किसी ऐसे शख्स के तकर्रुर पर मुसर रहना चाहिए जिसकी दयानत पर पूरा एतमाद हो सके। आप लंदन की रिहाइश के ज़माने में प्रीवी कौंसिल के रूबरू प्रैक्टिस करते रहे हैं। आपको इत्तफ़ाक़ होगा कि बरतानवी लॉर्ड्स ऑफ अपील अपनी रिवायात के लिहाज से अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में नहायत दयानतदार और गैर जानबदार होते हैं। आप ज़ोर दें कि उनमें से किसी को एम्पायर मुकर्रर किया जाए।
हर इंसान गलती कर सकता है, लेकिन हमें ये यकीन होना चाहिए कि जो साहब मुकर्रर हों वो किसी असर व रसूख के मातहत या किसी के कहने कहलाने के नतीजे में कोई फैसला ना करेंगे। कायद आज़म, मैं तुम्हारे मशवरे को जहन में रखूँगा। ज़फ़रुल्लाह खान, आपको कोई अंदाज़ा बताया गया है कि मुझे बाउंड्री कमीशन वाले मामले में तैयारी के लिए कितना अरसा दरकार होगा? कायद आज़म, तुम्हें काफ़ी वक्त मिल जाएगा। लाहौर के वकला ने पूरा केस तैयार कर लिया होगा। तुम्हें सिर्फ अपने दलाइल को तरतीब देना होगा और उसलूब बहस तय करना होंगे। ज़फ़रुल्लाह खान, मैं लंदन से वापसी पर कराची से सीधा लाहौर चला जाऊंगा। वहां मैं किसको अपनी आमद से मुत्तले करूं? कायद आज़म, नवाब ममदोट सब इंतज़ाम करेंगे। कायद आज़म से रुखसत होकर मैं लंदन चला गया। जब वज़ीर आज़म इटली ने एक्ट आज़ादी हिंद का मुसव्वदा ईवान आम में पेश किया तो मैं ईवान की गैलरी में मौजूद था। वज़ीर आज़म की तकरीर बहुत साफ़ और वाज़ेह थी, लेकिन एक अमर से मुझे हैरानी भी हुई और परेशानी भी। उन्होंने तकरीर में कहा कि हम तो चाहते थे कि आज़ादी के बाद लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के पहले गवर्नर जनरल हों, लेकिन अफसोस है कि मिस्टर जिन्ना रजामंद न हुए। कायद आज़म के इनकार पर मिस्टर इटली का इजहार अफसोस मुझे पसंद न हुआ। अव्वल तो इस तफसील का जिक्र ज़रूरी ही नहीं था। दूसरे, अगर वज़ीर आज़म की राय में जिक्र ज़रूरी था तो सिर्फ ये कहना मुनासिब होता कि इस तजवीज़ पर इत्तफाक ना हुआ। ये होती है इंटरनेशनल सर्कल्स की डिप्लोमेसी कि एक बात को बेज़रर अंदाज में भी उसी फैक्ट को किस तरह बयान किया जा सकता है। तो ये कहना मुनासिब होता कि इस तजवीज़ पर इत्तफाक ना हुआ। कायद आज़म का नाम लेकर अफसोस के इजहार से मुतरश्शे होता था कि इस तजवीज़ के नाकाम रहने पर वज़ीर आज़म बरतानिया को कायद आज़म से ज़ाती रंजिश है और उन्होंने ईवान के सामने इस रंजिश को यूं मुश्तहिर किया है। बाद में मुतअद्दिद मौक़े पर उनसे ऐसी हरकत सरजद हुई, यानी वज़ीर आज़म बरतानिया से, जिनसे मेरे इस क़यास को तक़वियत पहुँची। यूं भी मिस्टर इटली हुस्ने इखलाक का नमूना नहीं थे। सर सैमुअल होर, जो गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान में वज़ीर हिंद थे और बाद में वज़ीर बहर और फिर वज़ीर ख़ारजा हुए, और आल पैक्ट के रद्द-ए-अमल के नतीजे में वजारत से मुस्ताफ़ी हुए और अपनी हस्पानवी सफ़ारत का अरसा मैड्रिड में गुजार कर वापस आ चुके थे। मैड्रिड में हुस्न कारकर्दगी के सिले में वो वाइकाउंट बना दिए गए थे और अब लॉर्ड टेम्पलवुड के नाम से ईवान उमरा के रुकन थे। मैं उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ और अपने लंदन आने की गरज बयान की। उन्होंने फरमाया, मैं इस मामले में ईवान उमरा में कुछ वजाहत हासिल करने की कोशिश करूँगा। जब मुसव्वदा ईवान आम से मंजूर होकर ईवान उमरा में ज़ेर बहस आया तो बहस के दौरान में लॉर्ड टेम्पलवुड ने सवाल किया, क्या वालियान रियासत के मुतल्लिक जो शिक इस मुसव्वदा में है, इससे ये मुराद है कि आज़ादी के बाद एक वाली रियासत को इख्तियार होगा कि रियासत की तरफ से हिंदुस्तान के साथ इल्हाक करे या पाकिस्तान के साथ, या अगर पसंद करे तो दोनों में से किसी के साथ इल्हाक ना करे बल्कि आज़ाद रहे। ईवान उमरा में मुसव्वदे की निगहदाश्त नायब वज़ीर हिंद लॉर्ड लिस्टवेल के स्पुर्द थी। उन्हें इस सवाल की तवक्को भी नहीं थी और सवाल उनके लिए परेशान कुन भी था। वज़ीर आज़म बहुत मोहतात थे कि पार्लियामेंट में मुसव्वदे के ज़ेर बहस आने पर वालियान रियासत के मुतालिक ऐसी किसी बात पर जोर न दिया जाए जिस पर कांग्रेस बिगड़ बैठे। ये उस वक्त का जो माहौल था, जिसे कहा जाता है ना कि तकसीम दयानतदाराना थी, या वो बाउंड्री कमीशन तो बाद की बात आएगी। ओवरऑल तकसीम के अंदर भी बहुत सी ऐसी लूप होल्स मौजूद थीं जो यहाँ इस बरतानिया की ईवान अवाम में जो होने वाली पेशरफ्त है और जो गुफ्तगू है उससे वाज़ेह हो रही है। तो उनको ये ख्याल था कि कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे कांग्रेस बिगड़ बैठे। शिक
मुतलका के अल्फाज वाज़े थे और उनकी सही ताबीर वही थी जो लॉर्ड टेम्पलवुड ने अपने सवाल में पेश की, लेकिन लॉर्ड लेस्टवेल साफ अल्फाज में उसे तस्लीम करने से जी चुराते थे। चुनाचे उन्होंने जवाबन कोई लफ्ज़ बोलने की बजाय, यानी बजाय कुछ मुअय्यन अल्फाज बोलते, सिर्फ अपने सर को इस्बाती जुम्बश दे दी, जिस पर लॉर्ड टेम्पलवुड ने फ़ौरन ये कहकर उनकी जुम्बश सर को ऑन द रिकॉर्ड करवा दिया कि आई टेक इट दैट द नोबल लॉर्ड्स नॉड कन्फर्म्स माई एजम्पशन, कि मैं समझता हूँ कि मुअज़्ज़ज़ लॉर्ड ने सर हिलाकर मेरी ताबीर की तस्दीक कर दी है। मैं अभी लंदन में ही था कि सर सिरिल रेडक्लिफ को हदबंदी कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किए जाने का ऐलान हो गया। इस खबर से मुझे बड़ी तशवीश हुई। ये एक बैरिस्टर थे जो अभी प्रैक्टिस कर रहे थे, वो पार्लियामेंट के रुकन भी थे, इन पर कई तरह से असर डाले जाने का इम्कान था। इससे पहले इनका नाम तकसीम मुल्क के सिलसिले में कायम होने वाली सालसी ट्रिब्यूनल के सदारत के लिए भी हुकूमत बरतानिया की तरफ से तजवीज़ किया गया था, लेकिन इस अहम और जुडिशनल किस्म के मनसब के लिए सर पैट्रिक स्पेंस चीफ जस्टिस फेडरल कोर्ट का तकर्रुर ज़्यादा मुनासिब समझा गया। ये अमर मुसल्लमा है कि हदबंदी की अहम जिम्मेदारी को पहले अक़वाम मुत्तहिदा के सुपुर्द किए जाने का मंशात था। कायद-ए-आज़म इस तजवीज़ के हक़ में थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये मंजूर न हुआ, लिहाजा इस तजवीज़ को तर्क करना पड़ा। मेरे मशवरे के मुताबिक कायद-ए-आज़म ने इंग्लिस्तान की प्रीवी कौंसिल के 3 जज साहिबान को हदबंदी कमीशन में बतौर अरकान शामिल किए जाने की तजवीज़ भी की, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने इस बोदे एतराज़ पर इस तजवीज़ को टाल दिया कि प्रीवी कौंसिल के जज साहिबान उम्र रसीदा होने की वजह से हिंदुस्तान की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वैसे हिंदुस्तान पे कब्ज़े के लिए सारे गर्मी बर्दाश्त कर लेते थे। जब हदबंदी कमीशन के सदर के तकर्रुर पर इत्तफाक राय न हो सका तो सदर की नामजदगी को बरतानवी हुकूमत पर छोड़ दिया गया और मिस्टर अटैली की हुकूमत ने फिर सर सिरिल रेडक्लिफ को नामजद कर दिया और माउंटबेटन ने कायद-ए-आज़म को ये नामजदगी मंजूर कर लेने पर आमादा कर लिया। जिन हालात में मुल्क की तकसीम हो रही थी और जो वसी और जुडिशल इख्तियारात कमीशन के चेयरमैन को तफवीज़ होने थे, उनको मद्देनज़र रखते हुए मिस्टर अटैली की वजारत के लिए रेडक्लिफ को इस मनसब के लिए नामजद करना नहायत गैर मुनासिब था, बिलखुसूस जब इससे पहले एक वैसे ही अहम और जुडिशनल मनसब के लिए उनका नाम तजवीज़ होकर उनका उस पर तकर्रुर मुनासिब नहीं समझा गया था। ये सारा बैकग्राउंड जिसके वो लम्हा बलम्हा आई विटनेस भी थे, इन डेवलपमेंट्स को देख भी रहे थे, कायद-ए-आज़म के साथ मुशावरत भी थी और कायद-ए-आज़म उनके मशवरे को ओन भी कर रहे थे ज़फ़रुल्लाह खान साहब के। इन डेवलपमेंट्स के दौरानियों के ऊपर और इन बैकग्राउंड्स का इल्म रखे बगैर, शऊर तो बाद की बात है, इसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं है जिनको, वो मुंह फाड़ के जब दिल चाहता है वो चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब पे बात कर देते हैं और वो मीठे चावल इसलिए लगते हैं कि वो अहमदी हैं और उनका और जुर्म भी कोई नहीं है उनके नजदीक। पंजाब हदबंदी कमीशन के रूबरू हाजिरी। लंदन में कम से कम अरसा ठहरने के बाद मैं कराची होता हुआ अपने अंदाजे से एक दिन पहले लाहौर पहुंच गया। अब यहाँ से गौर फरमाइए कि सिचुएशन क्या थी जिसमें ये तैयारी कर रहे थे और साथ इनको सपोर्ट किस तरह की हासिल थी। नवाब साहब ममदोट और बहुत से अहबाब स्टेशन पर आए हुए थे। नवाब साहब से मालूम हुआ कि रेडक्लिफ लाहौर पहुंच चुके हैं और उन्होंने दूसरी सुबह 11 बजे फ्री कैन के वकला को तलब फरमाया है। नवाब साहब ने फरमाया, कल 2:30 बजे बाद दोपहर मेरे मकान पर तुम्हारी मुलाकात हमारे वकला के साथ होगी। जिन वकला के बारे में कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि वो केस तैयार कर चुके होंगे, बस तुमने सिर्फ उसलूब बहस तय करना है और उसको तरतीब देना है। इससे मुझे कुछ इत्मीनान हुआ कि गो वक्त थोड़ा है लेकिन वकला ने केस की तैयारी की हुई होगी। उनके साथ मशवरे के बाद अल्लाह ताला के फजल और उसकी अता करदा तौफीक से बहस के शुरू होने तक केस का ढांचा तैयार हो सकेगा।
नवाब साहब ने फरमाया, तुम्हारा क़याम तो मेरे यहाँ ही होगा। मैंने अर्ज़ किया कि मैं अपने दरीना करम फरमा सर सैयद मरातब अली साहब के यहाँ ठहरने का इंतज़ाम कर चुका हूँ। उनका मकान आपके दौलत कदर से करीब ही है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये सोमवार की शाम थी। दूसरे दिन मंगल की सुबह 11 बजे हम सर सिरिल रेडक्लिफ की खिदमत में हाज़िर हुए। कमीशन के अरकान जस्टिस दीन मोहम्मद साहब, जस्टिस मोहम्मद मुनीर साहब जिनका पहले जिक्र होता था, जस्टिस मेरचंद महाजन साहब और जस्टिस तेजा सिंह साहब भी मौजूद थे। सर सिरिल ने कमीशन का प्रोग्राम बताते हुए हुक्म दिया कि आने वाले जुमे की दोपहर तक फ़रीक़ैन अपने तहरीरी बयानात दाखिल कर दें। आइंदा सोमवार से कमीशन वकला की बहस की समाअत शुरू करेगा। वो ख़ुद बहस में समाअत में शरीक नहीं होंगे, क्योंकि अगर कमीशन के 4 अरकान बिल इत्तेफाक या कसरत राय से हदबंदी तजवीज़ कर दें तो उनकी तरफ से किसी दखलंदाजी की ज़रूरत नहीं होगी। उनका काम सिर्फ इस सूरत में फ़ैसला देना है जब कमीशन के 4 अरकान मुतल्लिका या कसरत आरा से किसी फ़ैसले पर ना पहुँच सकें। कमीशन के रूबरू जो कुछ बयान किया जाएगा उसकी तफसीली रिपोर्ट हर रोज़ उन्हें भेज दी जाया करेगी। ये तरीक़ेकार भी मेरे लिए परेशानी का बायस हुआ। मंगल की दोपहर हो चुकी थी और तहरीरी बयानात जुमे की दोपहर तक दाखिल किए जाने थे। उस वक्त तक मुझे इतना भी मालूम न था कि मेरे साथ कौन वकला साहिबान काम करेंगे। उन्होंने तहरीरी बयान या उसके लिए ज़रूरी मवाद तैयार कर लिया है या नहीं, और बहस की तैयारी में मेरे रफ़का कहाँ तक मेरी मदद कर सकेंगे। मुझे उस वक्त तक ये भी नहीं बतलाया गया था कि हमारी तरफ से कमीशन के रूबरू क्या इद्दआ पेश किया जाना है, दावा क्या होगा हमारा। मैं बेताबी से वकला के साथ 2:30 बजे होने वाली मीटिंग का मुंतज़िर था, जिन्होंने केस की तैयारी की हुई होगी, उनसे ताकि उनसे इन सब उमूर के मुतालिक तफासील मालूम करूं और हम सब मुस्तैदी से अपने अपने काम में लग जाएं। मैं वक्त मुकर्ररा पर ममदोट विला पहुंच गया। वहां बहुत से वकला असहाब मौजूद थे। उनमें से अक्सर वकला के साथ मैं अपने प्रैक्टिस के ज़माने में काम कर चुका था और उन्हें अच्छी तरह जानता था। बाज़ उनमें से बरसों मुझसे सीनियर भी थे। ये इज्तिमा ममदोट विला के गोल कमरे में था। मुझे किसी कदर हैरत हुई कि इतने कानूनदान असहाब को क्यों जमा किया गया है। मैंने वकला साहिबान से दरियाफ्त किया कि आप में से कौन कौन साहब इस केस में मेरे रफ़ीक़े कार हैं। इस पर डॉक्टर खलीफा शुजाउद्दीन साहब ने फरमाया, किस केस में? मैंने कहा, इस हदबंदी के केस में जिसके लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। खलीफा शुजाउद्दीन साहब ने फरमाया कि हमें तो किसी केस का कोई इल्म नहीं। हमसे तो सिर्फ ये कहा गया था कि तुम केस की पैरवी के लिए आए हो और इस कमीशन के रूबरू मुस्लिम लीग का केस तुम पेश करोगे और तुम्हें मिलने के लिए हमें इस वक्त यहाँ आने की दावत दी गई है। मैंने नवाब साहब ममदोट की तरफ इस्तफसारन देखा तो वो सिर्फ मुस्कुरा दिए। ये नवाब इफ्तिखार हुसैन ममदोट। मैं नहायत सरासीमगी की हालत में उठ खड़ा हुआ और वकला साहिबान से माजरत ख्वाह हुआ कि वक्त बहुत कम है और मुझे केस की तैयारी करनी है, इसलिए रुख्सत चाहता हूँ। नवाब साहब मेरे साथ ही कमरे से बाहर आए। मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया, इस वक्त मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, लेकिन बाहर सूरत आइंदा 2 दिनों में तहरीरी बयान तैयार करना है, 48 आवर्स में। मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ की कि आइंदा 2 दिनों में बाहर सूरत तहरीरी बयान तैयार करना है और फिर इसकी तायीद में बहस की तैयारी करनी है। कल सुबह से मुझे कुछ ना कुछ लिखवाना होगा। आप ये इंतज़ाम फरमाएं कि कल सुबह 2 अच्छे होशियार तेज़ रफ्तार स्टेनोग्राफ़र मेरे पास पहुंच जाएं और वो कागज़, पेंसिल, कलम, दवात, टाइप की मशीनें वगैरह तमाम दफ्तरी सामान साथ लेते आएँ ताकि मैं तहरीरी बयान लिखवाना शुरू कर सकूँ। नवाब साहब ने फरमाया, तुम फिक्र न करो, जूद नवीस और सब दफ्तरी सामान सुबह 7 बजे तुम्हारी क़यामगाह पर मौजूद होगा।
मैंने शुक्रिया अदा किया और अपनी क़यामगाह पर वापस आया। नमाज में दरगाह रब्बुल इज़्ज़त में फरियादी और मुल्तजी हुआ, इलाही मैं तने तन्हा आजिज़ और बेकस। ये उस बाउंड्री कमीशन में पाकिस्तान के मफाद के साथ गद्दारी और बददियानती करने वाले के अल्फाज हैं। इलाही मैं तने तन्हा आजिज़ और बेकस, और ज़िम्मेदारी इस कदर भारी, इस फ़र्ज़ की कमा हक़्क़हू अदायगी की क्या सूरत होगी। तू जानता है मैं तो बिल्कुल खाली और सिफर हूँ, लेकिन तुझे हर कुदरत है। तू अपने फ़ज़ल और रहम से मुझे फ़हम और तौफ़ीक़ अता फ़रमा और ख़ुद मेरा हादी और नासिर हो। मुझे अपनी प्रैक्टिस के ज़माने में कई बार बहुत थोड़े वक्त में पेचीदा मुकदमात की बहस की तैयारी करनी पड़ी थी, लेकिन वो किसी तरह भी परेशान कुन तजुर्बा नहीं था। सारे ज़रूरी कागजात मुहैया होते थे। अहम मुकदमात में कोई रफ़ीक कार साथ होता था। मुवाफ़िक मुखालिफ मवाद पेश नज़र होता था। सिर्फ यकसुई और तवज्जो दरकार हुआ करते थे। यहाँ ज़िम्मेदारी तो इस कदर अहम और बाकी सिफर। अगर कायद-ए-आज़म लाहौर में तशरीफ़ फरमा होते तो मैं उनकी खिदमत में हाजिर होकर हिदायत तलब करता, लेकिन दिल्ली में बैठे, वो दिल्ली में थे। टेलीफोन पर बात हो सकती थी, लेकिन टेलीफोन पर ऐसी हिदायत हासिल करना गैर मुनासिब था। साथ ही मुझे ये भी एहसास था कि केस के मुतालिक जो तैयारी होनी थी वो तो मुस्लिम लीग लाहौर की क़यादत के ज़िम्मे थी। केस के सिलसिले में जो तैयारी होनी थी वो मुस्लिम लीग लाहौर की क़यादत के ज़िम्मे थी। मैं अगर कायद-ए-आज़म की खिदमत में कुछ गुजारिश भी करूं तो वो एक रंग में शिकवा ही होगा और उनकी परेशानी का ही मौजब होगा। इससे मुझे कोई मदद नहीं मिल सकेगी। आज एक हिस्से को यहाँ रोकते हैं, इसके बाद दूसरा हिस्सा दूसरे प्रोग्राम के लिए। फ़ी अमानिल्लाह। ये अगर तफसील और तशरीह और ये सारी चीज़ें बाज़ तबाए को खिलाफ मामूल भी लग रही होंगी और ज़रा सा ये भी कि ये क्या है, लेकिन मजबूरी ये है कि ये वो दर हकीकत सोर्सेज़ हैं और ये वो सिचुएशंस हैं जिन तक आपकी रसाई हो तो आप जो मुंह फाड़ के बक बक करने वाले हैं उसकी आंखों में आंखें डाल के बात तो कर सकते हैं, कम से कम उसको बता तो सकते हैं। आपने 15 मिनट या 20 मिनट भी नहीं दिए हुए इस मौजू के ऊपर संजीदा तहकीक और हकीकी माखज़ तक पहुँचने को। आपने सिर्फ बदयानत और झूठी और मुलायत ज़दा और रूबा जवाल जो मेंटेलिटी थी उसमें से जो निकला, उस अफीम को और उस जो आपके कानों में झूठ डाला गया उसी को लेके आप आगे चल रहे हैं। हक़ाइक़ की तरफ वापस आएं और सूरत हाल का इदराक करें कि सिचुएशंस क्या थीं और क्या उस वक्त यही मुलवाने ही आपके पास रह गए हैं। मतलब सारी तारीख़ और जोग्राफिया की इतला देने के लिए कोई स्कॉलर, कोई राइटर, कोई मतलब बड़े दानिशवर, आपके बड़ी लीडरशिप, ये सारी अब इसमें बयान हो रही है, स्टार्टिंग फ्राम कायद-ए-आज़म टू इफ्तिखार हुसैन ममदोट और मुमताज़ हुसैन दौलताना। तो इन चीज़ों को थोड़ा आपके लिए भी और हमारे हर तरह के जो नाजरीन और सामीन हैं उनके लिए इनकी ज़रूरत है। इसलिए मजबूरी है, वरना मुझे एहसास तो है कि लाइट और थोड़ी दिल खुशकुन किस्म की जो चीज़ें आप उस पर खुश रहते हैं, लेकिन हक़ाइक़ इतने दिल खुशकुन भी नहीं है, इतने लाइट और हल्के फुल्के भी नहीं हैं, ये बहुत बोझल हैं। फ़ी अमानिल्लाह। अगले प्रोग्राम के हिस्से में दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।